हेलो नमस्कार मेरे विद्वान साथियों, कैसे हो। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपने जीवन में स्वस्थ होंगे। साथियों, आज का जो वीडियो लेक्चर है वो है चैप्टर आज अपना रहेगा रासायनिक बलगतिकी। कौन सा चैप्टर रहेगा? रासायनिक बलगतिकी। अपन इस चैप्टर की आज क्या करने वाले हैं, शुरुआत करने वाले हैं। अब साथियों अपन बात करते हैं कि ये जो बलगतिकी शब्द है इसका अर्थ क्या है, क्या अर्थ है इसका, और क्यों रासायनिक बलगतिकी का अपन केमिस्ट्री में अध्ययन करते हैं। तो साथियों, बलगतिकी शब्द का अर्थ जो है यहां है, ये रिलेटेड है आपके रेट ऑफ रिएक्शन से संबंधित। रेट ऑफ रिएक्शन से संबंधित मतलब बलगति का अर्थ है यहां अभिक्रिया का वेग। किसका वेग? अभिक्रिया का वेग। साथियों, रासायनिक बलगतिकी के अंदर अपन बात करने वाले हैं अभिक्रिया के वेग का, वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का। रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत जी हाँ, थोड़ी सी तकनीकी समस्या आ गई थी एक बार, कोई बात नहीं। इसमें अपन अध्ययन करेंगे किसका? रेट ऑफ रिएक्शन का। और साथियों अपन इसमें अध्ययन करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले कारक, अफेक्ट करने वाले फैक्टर। एक अपन ये बात करने वाले हैं। और साथियों एक इसमें अपन चर्चा करेंगे किसकी? एक अपन ये पढ़ेंगे कि रिएक्शन का या रिएक्शन की क्रियाविधि क्या है, रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है। इन तीन चीजों का अपन क्या करने वाले हैं साथियों? अध्ययन करने वाले हैं। दोबारा सुनो, रासायनिक बलगतिकी केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें अध्ययन करते हैं किसका? रेट ऑफ रिएक्शन का, मतलब अभिक्रिया के वेग का। और साथियों इसमें अपन चर्चा करने वाले हैं अभिक्रिया के वेग को इफेक्ट करने वाले फैक्टर का, और रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है। इन सब चीजों का अध्ययन अपन किसमें करेंगे? रासायनिक बलगतिकी में करेंगे। तो इसका मतलब है कुल मिला के केमिकल काइनेटिक्स जो रिलेटेड है वो रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड है जी। एक इसमें छोटा सा और शब्द अपन चर्चा कर लेते हैं, जरा ध्यान से सुनना। थर्मोडायनेमिक्स, जिसको मैं लिख रहा हूं टीडी, उष्मागतिकी, उष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में एक होता है गिब्स मुक्त ऊर्जा। यदि गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स फ्री एनर्जी का मान यदि नेगेटिव होगा, अर्थात डेल जी का मान यदि लेस देन 0 होगा, तो अगर ऐसा है तो रिएक्शन होगी जरूर, रिएक्शन प्रोसीड जरूर होगी। प्रोसीड का मतलब है रिएक्शन होगी, लेकिन रिएक्शन कब होगी? रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रिएक्शन प्रोडक्ट में कब बदल जाएगी, और उसकी क्रियाविधि क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है, ये नहीं बता पाएगा उष्मागतिकी। उष्मागतिकी केवल ये बताता है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, जबकि केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बलगतिकी ये बताता है कि रिएक्शन कब होगी, कितना समय लगेगा, उस रिएक्शन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन है। जैसे हम आपको एक उदाहरण बताऊं, हीरा ग्रेफाइट में बदल जाता है। सर हीरा तो ग्रेफाइट में नहीं बदल जाता है, बदलता जरूर है, लेकिन इसके लिए समय बहुत ज्यादा लगता है, वो एक अलग फैक्टर है। क्योंकि हीरा और इसकी जब थर्मोडायनेमिक्स का अध्ययन किया जाता है तब यहां इसका मान आता है नेगेटिव। कैसा आता है? नेगेटिव। जब इसका मान नेगेटिव आता है तो आपको इस बात को समझ जाना है कि थर्मोडायनेमिक्स के आधार पर यदि डेल जी का मान नेगेटिव आता है, इसका मतलब एकदम आप 100% समझ जाओ कि रिएक्शन तो होगी, लेकिन ये रिएक्शन कब होगी, कितने समय में होगी, इसकी जानकारी आपको कौन देगा? इसकी जानकारी आपको देगा रेट ऑफ रिएक्शन। कौन देगा? रेट ऑफ रिएक्शन। अगले वाली स्लाइड देखो, इसमें मैंने यही लिख रखा है कि डेल जी नेगेटिव
अभिक्रिया की ऊष्मागतिकी अभिक्रिया की होने की संभावना को बताता है, और एक रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि उसके समय अवस्था तक पहुंचने में लगने वाला समय कि कितना टाइम लगेगा, और उसके वेग को निर्धारित करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, और वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उन सब बातों का अध्ययन किया जाता है विद्वान साथियों किसमें, रासायनिक बलगतिकी में। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? दोबारा समझ लो कि यदि मान नेगेटिव है तो रिएक्शन होगी, कब होगी, इस बात की जानकारी आपका कौन देता है, कौन कौन बताता है इसके बारे में? रासायनिक बलगतिकी। क्या क्या बताता है? अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करने वाले कारक, साम्य अवस्था में कितना समय लगेगा, और कौन कौन से कारक जो हैं इस रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करते हैं, इन सब का अध्ययन किसमें करेंगे अपन? रासायनिक बलगतिकी में। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सर बिल्कुल समझ में आया। आगे देखो, बहुत ध्यान से समझना है। उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, सुनो। एक सामान्य अभिक्रिया ए बदल रहा है बी में, ए किसमें बदल रहा है? बी में। तो ये जो ए है इसको बोलेंगे अपन रिएक्टेंट मतलब क्रियाकारक, और बी को बोलेंगे अपन प्रोडक्ट मतलब उत्पाद। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं है? बात सुनना ध्यान से। धीरे धीरे जब रिएक्शन होगी तो ए गायब होना प्रारंभ हो जाएगा, ए विलुप्त हो जाएगा, और बी क्या हो जाएगा? बी बनने लग जाएगा। अब विलुप्त ए का क्या होगा? ए की सांद्रता धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी? ए की सांद्रता जो है, यहां मैं ये कह रहा हूं, ए की सांद्रता धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी? कम होने लग जाएगी, और बी की जो सांद्रता है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी? बढ़ने लग जाएगी। लेकिन ये सांद्रता का कम होना, ये ज्यादा होना किसके रिस्पेक्ट में होगा? समय के रिस्पेक्ट में होगा। समय के कारण सांद्रता में लगातार क्या होगा? परिवर्तन। इसका मतलब ए जो है कुछ समय बाद ए नहीं रहेगा, ए किस में बदल जाएगा? बी में बदल जाएगा। इसका मतलब समय के साथ ए क्या हो जाएगा? ए विलुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए विलुप्त हो जाएगा, और बी क्या हो जाएगा? बी बनना प्रारंभ हो जाएगा। बी बनना प्रारंभ हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। बोलो यहां तक आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ए के विलुप्त होने की दर और बी के बनने की दर, ये इसका अर्थ बिल्कुल ये है कि धीरे धीरे इसकी सांद्रता क्या होगी? कम, और इसकी सांद्रता धीरे धीरे क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसका मतलब एक बात और कर लें कि सांद्रता का कम होना व ज्यादा होना क्या कहलाता है? रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस बात को अपन यहां लिख देते हैं कि ए कन्वर्ट इन बी, इसकी सांद्रता कम हुई, इसका मतलब ये हो गया, सुनो, इसका मतलब मैं यहां लिख रहा हूं ये नेगेटिव का मतलब है सांद्रता कम, और ये पॉजिटिव का मतलब है सांद्रता ज्यादा। लेकिन किसके संदर्भ में? समय के संदर्भ में। तो इसको क्या लिखेंगे? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक रिएक्शन में, जरा सुनना बात, ये क्या है बच्चों? ये है आपका क्रियाकारक। क्या है? क्रियाकारक। और ये क्या है? उत्पाद। तो क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन हुआ है, और उत्पाद की सांद्रता में भी क्या हुआ? परिवर्तन। यहां सांद्रता कम हुई है और यहां सांद्रता ज्यादा हुई है। इसका मतलब कम व ज्यादा होना क्या है? क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन, समय के साथ जो परिवर्तन है वो क्या कहलाता है? अभिक्रिया का वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिक्रिया का वेग कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? अभिक्रिया का वेग कहलाता है। बोलो ये बात आपके समझ में आई कि नहीं आई? सब बिल्कुल समझ में आई, और बहुत अच्छे से समझ में आई। एक चीज और देखते हैं अपन, वो क्या कि ए की सांद्रता धीरे धीरे कम होगी। इसका मतलब ए का रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, और बी का रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बोलो यहां तक समझ में आया? सर बिल्कुल समझ में आया। चलो अब आगे बात करते हैं।
अब इस अभिक्रिया के वेग के आधार पर, रासायनिक अभिक्रिया के वेग के आधार पर रेट ऑफ रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं, अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। कौन कौन सा? एक तो होती है बेटा तात्कालिक अभिक्रियाएं, जिनको बोलते हैं आयनिक अभिक्रियाएं, और इनको बोलते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन। कैसी रिएक्शन? वेरी फास्ट रिएक्शन। एक होते हैं अति मंद अभिक्रियाएं, जिनका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत कम होता है, वेरी स्लो रिएक्शन। और एक होती है मंद अभिक्रियाएं, जिनका रेट ऑफ रिएक्शन तात्कालिक और अति मंद के बीच का होता है, उन्हें बोलते हैं स्लो रिएक्शन। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन के बेस के ऊपर रिएक्शन कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहली कौन सी? तात्कालिक या आयोनिक रिएक्शन। सेकंड कौन सी? अति मंद, वेरी स्लो रिएक्शन। और थर्ड कौन सी? स्लो रिएक्शन। अब इसकी चर्चा करते हैं, जरा देखिए। अब किसको क्या कहते हैं वो थोड़ा देख लेते हैं अपन एक बार, जरूर देखो। सबसे पहले अपन बात करते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन की। ये रिएक्शन 10 की पावर -9 सेकंड में कंप्लीट हो जाती हैं। कितने सेकंड में कंप्लीट हो जाते हैं? 10 की पावर 9। 10 की पावर 9 का अर्थ क्या है? इनको कंप्लीट होने में क्या नहीं लगता है? अधिक समय नहीं, बहुत कम समय में कंप्लीट हो जाते हैं। और इस वजह से इनको कैसी रिएक्शन कहते हैं? वेरी फास्ट रिएक्शन। जैसे उदाहरण फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन इसको बोलते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं, जैसे आयनिक अभिक्रियाएं। अब आयनिक अभिक्रियाओं को मैं आपको उदाहरण देता हूं, सुनो तो। यदि NaCl की रिएक्शन, ये है सॉलिड स्टेट में, सुनो, किसके साथ करवा दिया जाए? AgNO3 के साथ। तो देखो Na प्लस में टूटेगा और Cl किस में टूटेगा बेटा? माइनस में। तो Cl किसके साथ जुड़ जाएगा? Ag के साथ। तो क्या बनाएगा? AgCl का अवक्षेप। क्या बनाएगा? AgCl का अवक्षेप। और साथ में प्लस में क्या बनेगा? NaNO3। क्या बनेगा? NaNO3। इसे बोलते हैं श्वेत अवक्षेप। ये इसको क्या बोलते हैं? जब भी ये ऐसे एरो नीचे की तरफ हो, इसको बोलते हैं बेटा PPT। क्या बोलते हैं? PPT। और इसको बोलते हैं अवक्षेप। क्या बोलते हैं? अवक्षेप। रिएक्शन कैसी है? आयनिक अभिक्रिया। और ये रिएक्शन भी कितने समय में पूर्ण हो जाती है? 10 की पावर -9 सेकंड में। फोटोकेमिकल रिएक्शन का आपको कैसे पता फोटोकेमिकल रिएक्शन कौन सी होती है? जैसे H2 की रिएक्शन जब आप किसके साथ करवाते हो? Cl2 के साथ करवाते हो। लेकिन ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में कंप्लीट होते हैं? HNO। और HNO को बेटा क्या बोलते हैं? सनलाइट। कौन सी लाइट है? सनलाइट। कौन सी लाइट है? सनलाइट। अब ये सनलाइट से क्या ग्रहण कर लेगा? फोटोन के रूप में उपस्थित ऊर्जा। और ये भी क्या ग्रहण कर लेगा? ऊर्जा। और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टू HCl। और किस अवस्था में? गैसियस स्टेट में। ये रिएक्शन भी कैसी होती हैं? ये रिएक्शन भी साथियों वेरी फास्ट रिएक्शन होती हैं। वेरी फास्ट रिएक्शन होती हैं। अब जब इतनी फास्ट रिएक्शन होती हैं, क्या इंसान इसकी स्टडी कर पाएगा? सर बिल्कुल नहीं कर पाएगा। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन मतलब केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत अपन वेरी फास्ट रिएक्शन का क्या नहीं करेंगे? अध्ययन नहीं करेंगे। तो लिखेंगे अपन, अतः इन अभिक्रियाओं का अध्ययन रासायनिक बलगतिकी में नहीं किया जाता है, नहीं किया जा सकता है। इसका अध्ययन रासायनिक बलगतिकी में नहीं किया जा सकता है। एक होती है प्रकाश संश्लेषण रिएक्शन, वो भी इसी का उदाहरण है। दूसरी 2 नंबर पे पढ़ते हैं बेटा अपन स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन।
वेरी स्लो रिएक्शन, और इसी को बोलते हैं अति मंद अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? अति मंद अभिक्रिया। और ये रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो होती हैं। ये रिएक्शन पूरा होने में लगभग 5000 साल, 10,000 साल, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 10 दिन, 20 दिन का समय लेते हैं। इसका मतलब इतना समय इसका मतलब इनका अपन ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाएंगे। ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाएंगे तो इसका अपन क्या नहीं कर पाएंगे? अध्ययन नहीं कर पाएंगे। और इनको कहते हैं आणविक अभिक्रियाएं। क्या कहते हैं इनको? आणविक रिएक्शन। एक नाम इसका आप ये भी ध्यान रखना, एक पॉइंट लिखते हैं, ये रिएक्शन या ये अभिक्रियाएं कुछ मिनट, घंटों तथा वर्षों में पूर्ण होती हैं। वर्षों में पूर्ण होती है। समझ में आया सर? बिल्कुल। आगे सुनो, अगर इतनी लेट कंप्लीट होगी तो क्या इसका अध्ययन कर पाओगे? क्या नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये इनका ऑब्जर्वेशन नहीं किया जा सकता। इनका ऑब्जर्वेशन मतलब इसको अपन ऑब्जर्व नहीं कर, ऑब्जर्वेशन नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब जब ऑब्जर्वेशन नहीं किया जाएगा तो इसका अध्ययन भी अपन नहीं करेंगे। किसमें? केमिकल काइनेटिक्स में। चलो देखते हैं। जैसे एक बात उदाहरण लिखते हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर रस्टिंग एट आयरन। अब लोहे पे जो जंग लगता है ना, तो लोहा पहले किस अवस्था में होता है? ऐसे होता है। और जब जंग लग जाता है तब ये कन्वर्ट हो जाता है Fe2O3.XH2O। Fe की अवस्था 0 होती है और Fe2O3 में इसकी अवस्था हो जाती है मतलब +3। लेकिन इसमें भी समय लगता है। इसका मतलब इसका भी अपन क्या नहीं कर सकते? ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते। एक और, जैसे हीरे से हीरे का ग्रेफाइट में रूपांतरण, इसका भी अध्ययन अपन नहीं कर पाएंगे, बहुत समय लगता है इसमें। जैसे एक और अपन मैं बताऊं तो आपको, सीमेंट का जमना, सीमेंट का जो रस्टिंग ऑफ सीमेंट है, अपन पुताई करते हैं तो उसमें पानी बार बार डालते रहते हैं, लेकिन फिर भी उसका अपन क्या नहीं कर पाते हैं? अध्ययन नहीं कर पाते हैं। क्या नहीं कर पाते हैं? उसका अध्ययन नहीं कर पाते हैं। ये सीमेंट का जमना भी किस प्रकार की अभिक्रिया? वेरी स्लो रिएक्शन। एक होता है उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में जल का निर्माण, जैसे H2 + O2 और कन्वर्ट हो गया 2H2O। ये जो जल बनेगा उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, इसमें भी बहुत अधिक समय लगेगा। इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी है? वेरी स्लो। तो वेरी स्लो रिएक्शन का भी किसमें अध्ययन नहीं करेंगे अपन? इसका मतलब इनका भी अध्ययन किसमें नहीं करेंगे बेटा? इसका भी अध्ययन अपन किसमें नहीं करेंगे? इन सब का भी अपन अध्ययन किसमें नहीं करेंगे? रासायनिक बलगतिकी में इनका अध्ययन नहीं किया जाता है। लिखते हैं, रासायनिक बलगतिकी का अध्ययन नहीं किया जाता है, अध्ययन नहीं किया जाता है या नहीं किया जा सकता है। इसका भी अध्ययन अपन रासायनिक बलगतिकी में नहीं करेंगे। तो सब बेटा अपन करेंगे किसका? तो एक रिएक्शन रहेगी मध्यम अभिक्रिया या मॉडरेट रिएक्शन या स्लो रिएक्शन। तो तीसरी है इसमें स्लो, या जिसको बोलते हैं मॉडरेट
रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है इनको एक और नाम देते हैं, इसको बोलते हैं आणविक अभिक्रियाएं। क्या बोलते हैं इसको? आणविक रिएक्शन। इनका अध्ययन किया जाता है केमिकल काइनेटिक्स में, ध्यान रखना। लेकिन ये रिएक्शन मिनट में या हावर्स में या कुछ घंटों में पूर्ण हो जाती है। पूर्ण हो जाती है कुछ मिनट में या कुछ हावर्स में। क्या हो जाती हैं साथियों? कंप्लीट हो जाती है। मिनट में या हावर्स में साथियों क्या हो जाती हैं? पूर्ण हो जाती हैं। ओके जी, केमिकल काइनेटिक्स का अध्ययन इसी के अंतर्गत अपन करते हैं। और साथियों इसके बारे में एक और बात बताओ, इन अभिक्रियाओं के अंदर होता क्या है? पुराने बंध टूटते हैं एवं नए बंधों का निर्माण होता है। इन रिएक्शन में पुराने बंध टूटते हैं एवं नए बंधों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पुराने बंध टूटते हैं एवं नए बंधों का, ओल्ड बॉन्ड जो है वो टूटेंगे और न्यू बॉन्ड जो है वो साथियों बनेंगे। अब कैसे बनेंगे वो अपन करेंगे। पुराने बंध टूटते हैं एवं नए बंधों का निर्माण होता है। ओके, हाँ जी सर, कैसे? जैसे H2 की रिएक्शन, ये गैस स्टेट में है और ये Cl2 भी की स्टेट में है, गैस स्टेट में। अब यहां क्या होता है? H और H के मध्य बंध तो स्ट्रॉन्ग था, बट बंध कैसे हो गया? लूज। और यहां बंध कैसे हो जाएगा? यह बंध क्या हो जाएगा? बनना प्रारंभ। इसका मतलब ये देखो, आप समझ रहे हो, यहां बंध टूट रहे हैं और यहां बंधे बन रहे हैं। ये H किसके साथ जुड़ेगा? Cl के साथ। और H किसके साथ जुड़ेगा? Cl के साथ। बोलो क्या बनाएगा? 2HCl। इनका, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर अध्ययन किसके अंदर करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर अपन अध्ययन करते हैं स्लो रिएक्शंस का या मॉडरेट अभिक्रियाओं का या मध्यम अभिक्रियाओं का। तो लिखते हैं अतः रासायनिक बल गतिकी में, अतः रासायनिक बल गतिकी में केमिकल काइनेटिक्स में मॉडरेट और या मध्यम रिएक्शन का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? थोड़ी देर पहले अपन पढ़ गए हैं, अपन दिखाता हूं मैं आपको, आपको समझ में आएगी बात। ये अपन पढ़ गए हैं रेट ऑफ रिएक्शन। जरा समझना, किसी भी केमिकल रिएक्शंस में, जैसे मेरे पास ये केमिकल रिएक्शन थी, ए बदल रहा था बी में। रासायनिक रिएक्शन में क्रियाकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन को कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन के आधार पर, रेट ऑफ रिएक्शन 3 प्रकार का होता है, वो अपन अभी चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं अपन आगे। जी, अभिक्रिया का जो वेग है उसको 3 प्रकार से क्या किया जा सकता है? प्रदर्शित किया जा सकता है। अभी अपन लिखते हैं, अभी रेट ऑफ रिएक्शन की हमने डेफिनेशन लिखी भी है। और चलो हम एक बार इसको दोबारा लिख लेते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया का क्या कहते हैं साथियों? वेग कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अतः किसी अभिक्रिया के वेग को कितने प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है? 3 प्रकार के। देखो, रिएक्टेंट बदल रहा है प्रोडक्ट में, सुनो, तो इस क्रियाकारक की तथा इस उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन को क्या कहते हैं? रेट ऑफ
रिएक्शन कहते हैं। और रेट ऑफ रिएक्शन को या मतलब अभिक्रिया के वेग को कितने प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है? तीन, एक औसत अभिक्रिया वेग, एक तत्क्षणिक अभिक्रिया वेग और एक प्रारंभिक वेग। वेग रेट ऑफ रिएक्शन को जो प्रदर्शित करने का जो तरीका है वो कितने प्रकार का है? तीन। कौन कौन सा? औसत वेग, तात्क्षणिक वेग और प्रारंभिक वेग। बोलो यहां तक आपको समझ में आया? करनी सर बिल्कुल समझ में आया। आगे देखते हैं। उससे पहले मैं आपको दोबारा मैं रेट ऑफ रिएक्शन को आपको समझा देता हूं, आपको दोबारा अच्छे से समझ में आएगा। यही मेन बात है, सुनो। समझो इस बात को आप। आर किस में बदल रहा है? सर पी में बदल रहा है। इसकी सांद्रता धीरे धीरे क्या हो रही है? कम हो रही है। और सांद्रता में परिवर्तन को आप क्या लिख रहे हो? डीसी बटा dt। ये डीसी बटे dt क्या है? सी क्या है? सांद्रता। और ये जो बड़ा कोष्टक है, ये जो हमने लिखा है, इसको बोलते हैं एक्टिव मास। क्या बोलते हैं? एक्टिव मास। क्या बोलते हैं? एक्टिव मास। और यहां पे क्या होगा? प्लस डीसी बटा dt। इसका मतलब क्रिया कारक की सांद्रता धीरे धीरे क्या हो रही है? कम। और उत्पाद की सांद्रता धीरे धीरे क्या हो रही है? बढ़ रही है। कुल मिला के क्रिया कारक की सांद्रता में क्या हो रहा है? कमी। और उत्पाद की सांद्रता में धीरे धीरे क्या हो रही है? वृद्धि। तो क्या लिखोगे आप? नेगेटिव का मतलब है सांद्रता एक, ये दिखा रहा है किसको? ये किसको दिखा रहा है यहाँ पे? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्रिया कारक के विलुप्त होने की दर को। क्रिया कारक के विलुप्त होने की दर को। और ये किसको दर्शा रहा है? उत्पाद के बनने की दर को। उत्पाद के बनने की दर को। क्रिया कारक जितना गायब होगा उत्पाद उतना ही अधिक बनेगा। चलो अब आगे बात करते हैं। तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ? क्रिया कारक तथा उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन को रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो आप क्रिया कारक के लिए क्या लिखोगे? क्रिया कारक का वेग क्या होगा? क्रिया कारक का वेग। तो आप लिखोगे माइनस क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। परिवर्तन में लगा समय। तो यहां तो आपने माइनस लिख दिया, वो ठीक है। अब क्रिया कारक की सांद्रता, सांद्रता का मतलब परिवर्तन की दर को देखो। परिवर्तन की दर जब भी आए समय के साथ, आप उसको डी अपॉन dt लिखना है। और सांद्रता को आपको दिखाना है इस बड़े कोष्टक में, क्योंकि बड़ा कोष्टक का मतलब क्या होता है? सांद्रता या एक्टिव मास। इसी प्रकार से उत्पाद का वेग, उत्पाद का वेग क्या लिखोगे? आप लिखोगे प्लस उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। परिवर्तन में लगा समय। इसका मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो? देखो प्लस का मतलब है बढ़ रही है, उत्पाद का जो रेट ऑफ रिएक्शन है बढ़ रहा है, मतलब उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है। इसलिए आप इसको क्या लिखोगे? इंक्रीज को लिखोगे। आप परिवर्तन की दर को लिखोगे डी अपॉन dt। और सांद्रता को किससे लिखोगे? सी से। कुल मिला के रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ? कुल मिला के रेट ऑफ रिएक्शन हुआ। माइनस का मतलब क्रियाकारक और प्लस का मतलब उत्पाद।
आप इसको लिख रहे हो डी अपॉन डी किसको दिखा रहा है? वेग मतलब समय के साथ परिवर्तन को। और यहां पे किसको लिख रहे हो आप? और इसको, ये बड़ा कोष्टक किसको दिखा रहा है? एक्टिव मास को, मतलब सांद्रता को। और यहां आपने क्या लिख दिया? सी। और सी का मतलब क्या होता है? सांद्रता। तो ये जो चिन्ह है ये दिखा रहा है परिवर्तन की दर। और ये जो बड़ा कोष्टक है ये दिखा रहा है सक्रिय द्रव्यमान को। किसको दिखा रहा है? सक्रिय द्रव्यमान को। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? सर बिल्कुल। अब इसका एक ग्राफ बनाते हैं अपन, ग्राफ से आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं इसको। ये लो, बहुत इजी तरीके से आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा और आपको समझ में भी आएगा। जी, ये आप लो ग्राफ। ओके, अपन जो ग्राफ बनाएंगे वो बनाएंगे बेटा सांद्रता में और समय में। जरा सुनना एक बार आप मेरी बात को। और सांद्रता को मैं लिख रहा हूं सी से। थोड़ा सेट नहीं बेटा, दोबारा बनाते हैं ग्राफ अपन। ये लो, हो गया अपना काम। हमने लिया यहाँ पे सांद्रता, सांद्रता को लिया सी, ये ऊपर की ओर, और यहां हो गया समय, और ये हो गया आपका टी। अब देखो, अब टी बराबर 0 पर सांद्रता अधिकतम है, और जैसे जैसे समय बढ़ने लग जाएगा तो सांद्रता धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी? कम। इसका मतलब ग्राफ कैसे आएगा? ऐसे। ये किसको दिखा रहा है? क्रियाकारक के वेग को। किसको दिखा रहा है? क्रियाकारक के वेग को। और इसको आप क्या लिखोगे? माइनस का डी अपॉन डी टी, और क्या? सी। उल्टा देखो, जब टी बराबर 0 था तो उत्पाद कितना है? 0। और धीरे धीरे समय बढ़ने लग जाएगा तो उत्पाद ज्यादा बढ़ने लग जाएगा। तो ये जो ग्राफ है वो किसको दिखा रहा है? उत्पाद को। और इसके लिए अपन क्या लिखेंगे? कि उत्पाद के क्रियाकारक के वेग को, और उत्पाद का वेग है, ये किसको दिखा रहा है? उत्पाद के वेग को, प्रोडक्ट के रेट को। और इसको साथियों अपन क्या लिखेंगे? इसको लेंगे डी अपॉन डी टी। किसका? तो कॉन्सेंट्रेशन का। इसको लिखेंगे अपन प्लस। और ये जो बिंदु है इसको अपन बोलेंगे साम्य अवस्था। क्या बोलेंगे? साम्य अवस्था। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल। क्रियाकारक की सांद्रता धीरे धीरे कम हो रही है और उत्पाद की सांद्रता धीरे धीरे बढ़ रही है। इसका मतलब ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस का डी सी अपॉन डी टी, ये तो रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट की दर्शा रहा है, और ये किसकी दिखा रहा है? प्रोडक्ट की। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? और थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन के आधार पर वेग को 3 प्रकार से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, जिसमें पहला है औसत अभिक्रिया वेग। चलो पहला देखते हैं। औसत अभिक्रिया वेग। अब ये औसत अभिक्रिया वेग क्या होता है? तो मैं एक बार इसकी डेफिनेशन लिखता हूं और फिर समझाता हूं। किसी भी रासायनिक रिएक्शन में क्रियाकारक एंड उत्पाद की सांद्रता में
निश्चित समय अंतराल में, निश्चित समय अंतराल में हुआ परिवर्तन क्या कहलाता है? औसत अभिक्रिया वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? औसत रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब इसमें एक नया वर्ड टर्म इसने यूज किया है, चाहे क्रिया कारक ले लो चाहे उत्पाद ले लो, उसकी सांद्रता में किसमें परिवर्तन है? निश्चित समय अंतराल में क्या है बेटा? परिवर्तन। और निश्चित समय अंतराल जब शब्द आ जाए तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो पहले सांद्रता C1 थी और अंत में सांद्रता, देखो ये आपको जैसे जनरली आपको समझाऊं कि ये क्रिया कारक है और ये उत्पाद है। चलो इस बात को अपन आगे वाले पेज पे समझते हैं। अब निश्चित समय अंतराल का क्या मतलब है? देखो ये क्रिया कारक A है और ये बदल रहा है किसमें? उत्पाद B में। ठीक है, t बराबर 0 समय पर इसकी सांद्रता कितनी है? C1 और इसकी सांद्रता कितनी है? 0। और कुछ समय बाद आप क्या देखते हो कि इसकी सांद्रता C1 से कितनी हो जाती है? C2। और समय कितना लगता है इसको जाने में? इसको यहां तक इस सांद्रता को बढ़ने में, उत्पाद की सांद्रता को बढ़ने में समय लग गया T2 और यहां समय है आपका T1। तो अंतिम सांद्रता कौन होगी? C2 और प्रारंभिक सांद्रता कौन होगी? C1। अंतिम समय कौन हो गया? T2 और प्रारंभिक समय कौन हो गया? T1। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? इसको लिखोगे अपन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को अपन लिखेंगे अंतिम सांद्रता C2 माइनस C1 बट्टे में अंतिम समय T2 माइनस T1। और आप लोगों को एक बात का अच्छे से पता है, वो क्या पता है? जरा गौर से सुन लो। इसको छोटे कोष्टक में बंद कर देते हैं और सांद्रता को किस कोष्टक में बंद करते हैं? बड़े में। और इससे पहले चिन्ह किसका लगा देते हैं? माइनस का और साथियों प्लस का। और माइनस और प्लस किसको दिखा रहा है? माइनस दिखा रहा है क्रिया कारक की सांद्रता में निश्चित समय अंतराल में परिवर्तन, और प्लस क्या दिखा रहा है? क्रिया कारक की सांद्रता में निश्चित समय अंतराल में परिवर्तन। ये उत्पाद को दिखा रहा है। आपको समझ में आया सर? बिल्कुल। ये किसका फॉर्मूला हो गया? ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का हो गया। वैसे इसको अपन ग्राफ से निकालते हैं, समझिए। पहले अपन क्रिया कारक के लिए लिख लेते हैं, फिर उत्पाद के लिए बनाएंगे। क्रिया कारक के लिए रेट ऑफ रिएक्शन, देखो ये मेरे पास यहां मैं ले रहा हूं सांद्रता और यहां मैं ले रहा हूं समय। ठीक, अब समझो आप। अब इसमें क्या होता है? ग्राफ धीरे धीरे यहां पे सांद्रता अधिकतम और धीरे धीरे समय अंतराल जैसे गुजरता जाएगा सांद्रता क्या होती जाएगी? कम। अब यहां देखो बेटा, आप यहां समय कितना है? 0। समझो इस बात को बहुत बढ़िया तरीके से। समय 0 है, उस समय यहां सांद्रता अधिकतम है। ओके, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई। और कुछ समय बाद मान लो ये समय को मैंने दे दिया T1 बराबर 0, तो इस समय सांद्रता है आपकी C1। इसका मतलब ये आपका ये रहा। ओके, थोड़े समय बाद देखते हैं कि यह समय हो जाता है T2, उस समय यहां सांद्रता है C2। अब इन दोनों को मिला दो। अब आप एक बात ध्यान से देखो कि यहां सांद्रता में अंतर कितना है और कितने समय अंतराल में यह परिवर्तन हुआ है। क्योंकि लगातार इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ है? कम हुआ है। तो आप इसको क्या लिखोगे? आप इसको लिखोगे अभिकारक क्रिया कारक के लिए तो चिन्ह किसका लगाया? माइनस का। तो अंतिम सांद्रता कौन सी है? C2। प्रारंभिक सांद्रता कौन सी है? C1। और सांद्रता को किस में बंद करते हैं? बड़े ब्रैकेट में। इसको बोलते हैं एक्टिव मास, मतलब सक्रिय द्रव्यमान। और बटे में अंतिम समय कौन सा है? T2। और प्रारंभिक समय कौन सा है? T1। इसको कर देते हैं बड़े ब्रैकेट में बंद। ये किसका रेट ऑफ रिएक्शन है? ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। किसका? ये है औसत अभिक्रिया वेग। वेग किसके लिए?
क्रिया कारक के लिए। किसके लिए है बेटा? क्रिया कारक के लिए। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं है? बिल्कुल, लेकिन ये तो क्रिया कारक के लिए है। अब अपन उत्पाद के लिए देखते हैं। सेम टू सेम है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जरा समझते हैं इस बात को अपन। यहां पे मैं ले रहा हूं ये समय हो गया टी। अब देखो, धीरे धीरे उत्पाद में जब देखते हो तो इसका जो ग्राफ है कुछ इस प्रकार से आता है। थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया था, इसका ग्राफ आता, इसका ग्राफ जो है वो धीरे धीरे यूं करके यूं बढ़ता है। जी, आप समझ गए होंगे मेरी बात को। ओके, जरा सुनो ध्यान से। यहां पे प्रारंभिक सांद्रता कितनी है? C1। चलो हम इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं। यहाँ प्रारंभिक सांद्रता कितनी है? C1। और समय यहाँ पे कितना है? T1। ये लो, ये हो गया। और बाद में यहाँ पे देखते हैं तो अंतिम सांद्रता समय कितना हो गया यहाँ पे? T2। और सांद्रता कितनी होगी? उत्पाद की सांद्रता बढ़ गई और यहाँ पे कितनी होगी? इतनी। और ये हमने इसको मिला दिया। अब देखो आप, यहाँ पे T1 और T2 के बीच का जो गैप है वो कौन है? डेल टी। और यहाँ कौन है? डेल सी। उत्पाद के लिए आप, अभिकारक के लिए आपने क्या लिखा था? ये। और उत्पाद के लिए क्या लिखोगे? अब उत्पाद के लिए तो बेटा ये लिखोगे। प्रोडक्ट के लिए ये ग्राफ किसके लिए है? प्रोडक्ट के लिए। इसके लिए आप क्या लिखोगे? आप डायरेक्ट लिखोगे प्लस अंतिम सांद्रता C2, प्रारंभिक सांद्रता C1, एक्टिव मास को, बड़े सांद्रता को किस में लिखते हैं? एक्टिव मास में, बटे में अंतिम समय T2, प्रारंभिक समय T1, और इसको कोष्टक में कर देते हैं इस बंद। ये किसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है? ये उत्पाद का रेट ऑफ रिएक्शन है। बोलो ये बात आपके समझ में आई कि नहीं आई? सर बिल्कुल आ गई। अब एक आपने पढ़ा क्रिया कारक के लिए, एक आपने पढ़ा उत्पाद के लिए, लेकिन औसत में अपन क्या करेंगे? क्रिया कारक का औसत रेट ऑफ रिएक्शन और उत्पाद का औसत रेट ऑफ रिएक्शन, इन दोनों को एक साथ बोलेंगे। किसी भी रिएक्शन का औसत अभिक्रिया वेग। ये लो लिखो तो। अतः किसी रासायनिक अभिक्रिया का औसत रेट ऑफ रिएक्शन, बोलो क्या लिखोगे? सर ये लिखेंगे माइनस प्लस अंतिम सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता, अंतिम समय, और प्रारंभिक समय। और यहां बेटा अपन क्या लिखते हैं? बड़ा ब्रैकेट। और बड़ा ब्रैकेट किसको दिखाता है? एक्टिव मास को। किसको दिखाता है? ये दिखाता है सक्रिय द्रव्यमान को। किसको? अब ये आपके समझ में आया कि नहीं है? तो पहला पढ़ा हमने कौन सा? रेट ऑफ रिएक्शन। देखो अब दोबारा समझो, औसत अभिक्रिया वेग। रेट ऑफ रिएक्शन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। तो हमने पहला पढ़ा औसत अभिक्रिया वेग। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं क्या? अब अपन पढ़ेंगे तात्क्षणिक रेट ऑफ रिएक्शन। हेडिंग लिखो नंबर 2, तात्क्षणिक देखो शब्द तात्क्षणिक को इंग्लिश में बोलते हैं इंस्टेंट। क्या बोलते हैं? इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब किसी क्षण विशेष पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग को अपन बोलते हैं तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग। तो लिखो किसी रासायनिक अभिक्रिया में
किसी क्षण विशेष पर रासायनिक अभिक्रिया के वेग को इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। बोलो आपको समझ में आया कि नहीं आया? अब आपको एक बात को ध्यान रखनी है, तात्क्षणिक मतलब इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन को प्राप्त करने के लिए औसत अभिक्रिया वेग में जो समय अंतराल डेल टी है उसको अपन कितना कर देंगे? जीरो कर देंगे। कितना कर देंगे? जीरो नहीं करेंगे, जीरो की ओर अग्रसर कर देंगे, मतलब लिमिट लगा देंगे डेल टी डिस्टेंस टू जीरो। तब आपका क्या प्राप्त हो जाएगा? तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग। तो लिखते हैं अतः तात्क्षणिक रेट ऑफ रिएक्शन प्राप्त करने के लिए औसत अभिक्रिया वेग के समयांतराल डेल टी को शून्य की ओर अग्रसर कर देते हैं। शून्य की ओर अग्रसर कर देते हैं। तो औसत अभिक्रिया वेग क्या होता है वो पहले हम लिख लेते हैं, फिर तात्क्षणिक प्राप्त हो जाएगा। तात्क्षणिक रेट ऑफ रिएक्शन, इसके लिए क्या करोगे आप? बराबर लिखोगे, आप लिखोगे लिमिट डेल टी डिस्टेंस टू जीरो। यह तो आएगा नहीं, इसका मतलब इसको बैक करना पड़ेगा। एक मिनट, तो यहां लगाएंगे लिमिट डेल टी डिस्टेंस टू जीरो, और समय अंतराल में परिवर्तन आपने लिखा था C2 माइनस C1 प्लस, और आपने लिखा था T2 माइनस T1, और इस T2 माइनस T1 को अपन क्या कर देंगे? इसको कर देंगे डेल टी। इसको आगे वाले पेज पे लिखते हैं, वापस लिखते हैं लिमिट डेल टी डिस्टेंस जीरो, और हम इसको करेंगे माइनस प्लस डेल सी बटे में डेल टी। और बेटा ये किसको दर्शाता है? तो सुनो प्यारे विद्वान साथियों, ये जो दर्शाता है, ये दर्शाता है, ये किसको दर्शाता है? तात्क्षणिक वेग को। किसको दर्शाता है? तात्क्षणिक रेट ऑफ रिएक्शन को। किसको? तात्क्षणिक रेट ऑफ रिएक्शन को शो करता है। आप मुझे एक बार, अभी आपके दो ही हैं, आपके प्रारंभिक अभिक्रिया वेग नहीं है, तो उसकी तो बात साथियों अपन करने वाले नहीं है। इससे आगे वाले वीडियो में अपन और बात करेंगे, इसके दो तीन न्यूमेरिकल हैं उनकी अपन साथियों चर्चा करने वाले हैं, और आगे वाले वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे इस रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।